तो पीटीसी यूपी, हाय आप छात्रगण कैसे हैं। आइए हम पीटीसी द्विवर्षीय पाठ्यक्रम में प्रथम सेमेस्टर में गणित में पूछे जाने वाले प्रश्न, गणित का संपूर्ण अध्ययन करके दिखाते हैं छात्रों को। और इस चैनल पर आइए और विजिट कीजिए। साथ ही साथ राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा संचालित राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा इलाहाबाद द्वारा पाठ्यक्रम तैयार किया गया है और इस पाठ्यक्रम में हम विभिन्न पहलुओं पर टिप्पणी करेंगे। विषय सूची में आपको मिलेगा इस चैप्टर में इकाई 1। अब इस इकाई 1 में दिया गया है कि संख्या क्या है, प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं। देखिए, प्राकृतिक संख्याएं 1 से 0 से 9 तक की संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्याएं दो प्रकार की होती है, धन पूर्णांक संख्याएं होती है, ऋण पूर्णांक। धन पूर्णांक वे संख्याएं होती है जो धनात्मक होती हैं। ऋण पूर्णांक वे संख्याएं होती है जो संख्या के आगे ऋण का चिन्ह लगा होता है, अर्थात ऋण पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। अब संख्याओं का बोध कैसे करते हैं, अंकों का ज्ञान कैसे करेंगे, स्थानीय मान उसका कैसे निकालेंगे। इन टिप्पणियों पर अंकों का बोध, जैसे छोटे बच्चों को अंकों का बोध पहले सैंपल पर ब्लैक बोर्ड पर 1 2 3 4 करके काउंटिंग करके सिखाया जाता है। कुछ सामग्री दिखाकर किया जाता है, चिन्ह अंकित करके ब्लैक बोर्ड पर बच्चों को सिखाया जाता है, जिससे संख्याओं का बोध बच्चों में जागृत हो सके। अंकों का ज्ञान इसी प्रकार हम बढ़ाते हैं, अंकों का उसी तरह उनका आकलन भी करते हैं। अंकों को काउंटिंग करके, अंकों को गिनती स्पष्ट करके आदि प्रक्रियाओं के माध्यम से हम बच्चों को प्रशिक्षण देते हैं। स्थानीय मान रहा, स्थानीय मान, तो स्थानीय मान कैसे निकाला जाता है और क्या होता है, ये इस चैप्टर में हम सीखेंगे। इकाई नंबर 2 जब आती है, इकाई नंबर 2 हमें यह बताती है कि गुणा भाग की कल्पना क्या है, संकल्पनाएं और प्रक्रियाएं। गुणा कैसे होता है, गुणा किसका होता है, जैसे 1 + 1 मिलकर होता है 2, ठीक, और 2 का 2 और मिल गया तो हो गया 4। तो इस तरह से हम गुणा की प्रक्रिया सिखाएंगे। जैसे 4 आम है हमारे पास, 4 आम हमारा दोस्त ने दे दिया, कितने आम हो गए, 8। अब उनका गुणा जब हम करेंगे 4 × 4 तो 16 हो जाएगा, और 4 4 जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8। तो इस तरह से गुणा और भाग की प्रक्रियाएं हम इस चैप्टर में सीखेंगे। तीसरी इकाई आती है हमारी भिन्न की। P/Q के रूप में लिखी हुई संख्याएं भिन्न संख्या कहलाती है। भिन्न संख्याएं में परिमेय अपरिमेय प्रश्न आता है। परिमेय किसे कहते हैं, जो Q/P के रूप में लिखी हुई संख्याएं को परिमेय कहते हैं, तथा दशमलव पॉइंट के रूप में लिखी हुई संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो भिन्न की संकल्पनाएं में जोड़, घटाना, गुणा, भाग आदि, महिला को छोटा कोष्ठ का प्रयोग करके आदि का अध्ययन इस भिन्न वाले चैप्टर में हम करते हैं। अगला है इकाई नंबर 4। इकाई नंबर 4 की जहाँ बात आती है तो दशमलव संख्या की अवधारणा है। इनकी अवधारणाएं क्या है, दशमलव संख्या में प्रयुक्त स्थानीय मान, गणितीय संक्रियाएं आदि के विषय में हम अध्ययन करते हैं। इकाई नंबर 5 जब आता है हमारा तो अपवर्तक मान निकाले जाते हैं। अपवर्तक मान क्या है, समअपवर्तक मान क्या है, समापवर्तक, अपवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, उनकी अवधारणाएं क्या है, कैसे इनको गिना जाता है आदि प्रक्रियाएं जो है हम इकाई नंबर 5 में सीखते हैं। इकाई नंबर 6 आता है हमारे पास। इकाई नंबर 6 आता है भाज्य। अब भाज्य क्रियाओं के अंतर्गत आने वाले भाज्य तथा अभाज्य संख्याओं में भाज्य किसे कहते हैं और अभाज्य किसे कहते हैं, तथा इनका अर्थ, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक की अवधारणाएं ये कैसे निकाले जाते हैं, इन चैप्टरों के विषय में हम अध्ययन करते हैं।
अब इसके बाद आता है आपका अगला स्टेप आता है प्रतिशत। प्रतिशत कैसे निकाले जाते हैं? 100 का प्रतिशत माना जाता है। तो प्रतिशत का अर्थ क्या है? प्रतिशत का चिन्ह क्या है? ये प्रतिशत का चिन्ह होता है। संकेत। प्रतिशत ज्ञात कैसे किया जाता है? जैसे किसी भी वस्तु का 10% निकालिए, जैसे 100 रुपये का 10 रुपये। ठीक है, तो इस तरह से प्रतिशत निकालना हम सिखाएंगे, प्रतिशत निकाला कैसे जाता है। अगला चैप्टर इकाई नंबर 8 में हमें मिलेगा। इकाई नंबर में आंकड़े। आंकड़े में आंकड़ों का वेक्टर ग्राफ, बाईग्राफ, पाईग्राफ, आयत, ये विभिन्न प्रकार के ग्राफ होते हैं। आयत ग्राफ इस तरह से होता है जिसे पिक्टोग्राफ कहते हैं। बार ग्राफ होता है, वृत्त जैसे होते हैं। ठीक है, और फाई ग्राफ इस तरह से होते हैं। तो ये सारे ग्राफ के संकेत हुए। और ये ग्राफ कैसे होते हैं, इनके विषय में इनकी तुलना कैसे की जाती है, कहाँ से इसको लिखने के लिए स्टार्ट किया जाता है, क्या पैमाना इस पर रखा जाता है जो ये ग्राफ को संचालित करते हैं। तो इस तरह से अध्ययन हम इस चैप्टर में करेंगे। अगला आता है सजाती। नंबर आता है 9, सजाती। सजाती क्या है? जो एक जात के हो, जो एक जात के हो उसे सजाती कहते हैं। जो भिन्न भिन्न जात के हो उसे विजाति कहते हैं। स्पष्ट है? जैसे व्यंजनों में A B C D ये भिन्न भिन्न जात के हैं तो विजाति हो गए, और ए 10 ए हैं तो ये सजाती हो गए एक जात के। बी है 4 ठे तो एक जात के है। अब B C D E है उसी में तो वो विजाति हो गए। तो इस तरह से सजाती और विजाति के विषय में बोध हम करेंगे और इनको जानेंगे कि कैसे ये सजाती विजाति होते हैं। 10वां है तल। तलखंड, बिंदु, रेखा, वक्र, रेखाखंड, किरण, कोण। तल क्या होता है? तलखंड क्या होता है? बिंदु क्या किसे कहते हैं? किसी निश्चित बिंदु को बिंदु कहते हैं। रेखा क्या है? ठीक है, अब रेखाएं में रेखा कितनी प्रकार की होती है? वक्र रेखा क्या है? सरल रेखा क्या है? टेढ़ी मेढ़ी रेखा क्या है? किरण क्या होती है? किरण कई प्रकार की होती है। तो ये चीज़ें होती हैं। इसके बाद कोण है। कोण किसे कहते हैं? दो रेखाओं के झुकाव को कोण कहते हैं। कोण कितने प्रकार का होता है? न्यून कोण, समकोण, संपूरक कोण, बृहद कोण आदि कोण होते हैं, जिनके मान भी अलग अलग होते हैं। इनके विषय में हम अध्ययन आगे चैप्टरों में करेंगे। दूसरा इकाई आता है 11। पटरी और प्रकार की सहायता से 60 अंश का, 90 अंश का, 120 अंश का, उससे बड़ा अंश का, 45 अंश का, 30 अंश का पटरी और प्रकार से कोण बनाइए। ठीक है, कितने कितने का कोण होता है ये कोण पटरी प्रकार से हम कट करके सिखाएंगे। ठीक है, इस तरह से तो ये सारे अध्ययन जो है कोणों के माध्यम से होता है। अब अगला आता है 12 इकाई कोणों के प्रकार। हमने बता चुका पहले ही, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, बृहद कोण, संपूरक कोण, शीर्षाभिमुख कोण। ये कोणे विभिन्न प्रकार के हैं। ये कोणे का मान कितना होता है, ये कोण पटरी प्रकार की सहायता से कैसे बनाए जा सकते हैं आदि के विषय में हम विस्तृत अध्ययन इस इकाई नंबर 12 में देंगे। 13 आता है त्रिभुज आयत। त्रिभुज 3 रेखाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। 4 रेखाओं से घिरा हुआ आकृति को आयत कहते हैं। वर्ग समान लंबाई, समान चौड़ाई, समान मोटाई से 4 आकृतियों से घिरी हुई आकृति को वर्ग कहते हैं। वृत्त किसी एक प्रकार की गोले को अर्थात सर्कल को हम वृत्त कहते हैं। और इनके अंगों की उपयोगिताएं, तो इन के विषय में हम विभिन्न अध्ययन करेंगे और एक कोण ज्ञात करेंगे, 2 कोण ज्ञात करेंगे, कोणों का परिमाप ज्ञात करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। चतुर्भुज क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, ठीक है, त्रिभुज, सर्वांगसम त्रिभुज, विषमांग त्रिभुज आदि ऐसे विशेषताएं विभिन्न भिन्न प्रकार की हैं जिनका हम विस्तृत अध्ययन 13 नंबर चैप्टर से, इकाई नंबर 13 से आपको देंगे इस सिलेबस में। इसके बाद परिमिति आती है। परिमिति यह कहती है कि किसी भी क्षेत्रफल की मिति ज्ञात कीजिए, परिमिति होता है। जैसे आपको गोला है, लंब है, सर्कुल है और बेलन है, हौज है आदि का जो है अध्ययन करेंगे कि किसी वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, बेलन का वक्रपृष्ठ निकालिए
घन का बकपृष्ठ निकालिए, घनाभ का बकपृष्ठ निकालिए, घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए, घनाभ का संपूर्ण आयतन ज्ञात कीजिए, संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। तो इस तरह से ये प्रश्न आते हैं, परिमित चैप्टर के अंतर्गत आते हैं। तो इनका जो है अध्ययन है हम इस इकाई के नंबर से विस्तृत संपूर्ण अध्ययन देंगे। अब इकाई नंबर 1 जैसे आपके सामने आती है, संख्या तथा संख्याओं का बोध, अंकों का ज्ञान और स्थानीय मान। इस इकाई के अध्ययन से निम्नलिखित बिंदुओं की जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे संख्या क्या है, संख्या का बोध, अंकों का ज्ञान, शून्य अंक का ज्ञान, अंकों के स्थानीय मान का ज्ञान। गणित के विकास में संख्याओं का सबसे महत्वपूर्ण स्थान रहा होता है। सच तो यह है कि संख्याओं के बिना गणित अधूरी है। संख्याओं के विकास के संबंध में विचार करें तो देखते हैं कि मूल रूप से संख्याओं का विकृति अनुसार आवश्यकता अनुसार किया हुआ। प्रारंभ में सभ्यता के विकास में गिनती की संख्याएं, जिन्हें प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं, प्राकृतिक संख्या के नाम से जाने जाते हैं। तो इस तरह से विकास हुआ। फिर भी पूर्ण संख्याओं का विकास हुआ। इस क्रियाएं में हम संख्या का, संख्यात्मक का बोधक, अंकों का ज्ञान, शून्य का ज्ञान, अस्थानीय मान आदि पर हम विचार करेंगे। जिन शब्दों से वस्तुओं की गिनती का बोध होता है उसे हम संख्या कहते हैं। संख्या किसे कहते हैं? जिन शब्दों से वस्तुओं की गिनती का बोध होता है उसे हम संख्या कहते हैं। संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त किया जाता है उन्हें संख्यक कहते हैं। संख्यक का अर्थ है कि संख्या को लिखने, उन्हें प्रयुक्त करने, निम्नलिखित 9 तक की संख्याओं को संकेतों द्वारा विभिन्न लिपियों में प्रदर्शित किया जाता है। जैसे देवनागरी 1 से 9 तक, रोमन 1 से 9 तक, अरबी 1 से 9 तक, अंतर्राष्ट्रीय 1 2 3 9 तक। ये देखिए, ये 3-4 होते हैं मुख्यतः, और 4 में हम देखे गए जिसमें ये हिंदी में बोली जाती है, ये रोमन अंकों में बोली जाती है, ये अरबी भाषाओं में बोली जाती है, और ये अंतर्राष्ट्रीय मानी जाती है जो नेशनल के रूप में होती है। ये समस्त लोग प्रयोग करते हैं। तो बाद में भारत ने शून्य का आविष्कार किया, जो इसकी सहायता से छोटी बड़ी हर प्रकार की संख्याओं का लिखना संभव हो सका। संख्याओं को निरूपित करने का संकेत माना जाता है। रोमन संख्याएं में अभी तक हम हिंदी अरेबिक संख्याओं की पद्धति का ही प्रयोग करते रहे हैं। यह एकमात्र संख्या पद्धति नहीं बल्कि संख्याओं के लिखने की पुरानी पद्धति में से एक पद्धति रोमन संख्याओं की पद्धति है। यह पद्धति अभी भी अनेक स्थानों पर प्रयोग की जाती है। जैसे हम घड़ियों में रोमन संख्याओं का प्रयोग देख सकते हैं। इनका प्रयोग स्कूल की समय सारणी कक्षाओं में पढ़ने में प्रयुक्त की जाती है। रोमन अंक लिखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंक के साथ कैसे हमने लिखने का टाइटल देखा। इनके कैसे लिखने के, जैसे 1 के लिए 1, 5 के लिए इतना, 10 के लिए x और 50 के लिए L, 100 के लिए C और 500 के लिए D और 1000 के लिए M प्रदर्शित किया जाता है। 1000 मिलियन कहा जाता है। तो इस तरह से इस पद्धति के नियम से यदि किसी संख्या की पुनरावृत्ति होती है तो जितनी बार वह आता है उसका मान उतनी ही बार जोड़ा जाता है, जो 2 पढ़ा जाता है। x 2x 20 पढ़ा जाता है, इसलिए x को 30 पढ़ा जाता है। इसी तरह से कोई संकेत 3 से अधिक बार नहीं आता है, परंतु संकेत में VLD का भी पुनरावृत्ति नहीं होती है। यदि छोटे मान वाला संकेत बड़े मान वाले संकेत के बाईं ओर बड़े मान हो तो इस तरह से घटा दिया जाता है। तो इस तरह से रोमन अंक लिखने की प्रैक्टिस आप मुख्यतः आप 10 तक अनुभव करें, फिलहाल 20 तक अनिवार्य याद रखें, 20 तक। उसके बाद आगे लिखने के लिए आपके फार्मूले का प्रयोग करके स्टेप बाय स्टेप लिख, जैसे जिस तरह से हिंदी अंतर्राष्ट्रीय अंक 1 से 9 तक लिखा जाता है, उसके आगे बढ़ने के लिए आगे 1 और उसके पीछे 1 लगाया जाता है, तो उसको हम 11 पढ़ते हैं। इसी तरह से 1 बाई 1 बाई 1 बाई लगाते चले जाते हैं, लास्ट में 2 करते हैं, 2 0, फिर स्टार्ट 1 से करते हैं तो 2 1 2 3 2 3 2 4 2 5, इस तरह से। इसी तरह से रोमन में, इसी तरह से अरबी में आदि संख्याओं में आप अनुभव कर सकते हैं, जैसे आपको सारणी के माध्यम से यहाँ दिखाया जा चुका है।
उपयुक्त सारणी में छुटी हुई संख्याओं का रोमन पद्धति में लिखने का प्रयास करें। इत्यादि लिखे हैं। अब रोमन अंकों में लिखने के लिए 59, 98, माने 59 को लिखने के लिए 60 + 9 है, तो आप 50 + 10 है प्लस 9 है, तो 50 के लिए LX है प्लस 10 के लिए IX है। इस तरह पूरी संख्याएं जो है इतनी हो गई। तो इस तरह ये लिखने की प्रैक्टिस आप करिए। हम कहते हैं कि पहले छोटी संख्याओं को लिखना शुरू कीजिए, जैसे 10 है, 8 है, 5 है, फिर इसके बाद 20 है, 25 है, 30 है, 40 है, 45। इस तरह से लिखते लिखते आप बड़ी संख्याओं का लिखने का प्रयास जब करेंगे तो रोमन का स्पष्टीकरण आपके साथ अरबी का स्पष्टीकरण सबका हो जाएगा। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आप 20 तक रोमन अंक अवश्य याद रखें। अंकों का ज्ञान मानव को अपनी वस्तुओं में गिनने और वस्तुओं की संख्या को लिखने और लिपिबद्ध करने की आवश्यकता पड़ी है। कार्य में हाथ की उंगली की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे छोटा बालक होता है, कोई भी सामग्री दी जाती है तो वह 1 2 3 4 5 ऐसे गिनता है, 6 7 8 9 10 इस तरह से गिनता है। उसी तरह से आप बच्चों में यह प्रेरणा जो है 5 वर्ष के अंदर होती है। जब तक उनकी याददाश्तें मजबूत नहीं होती है तब तक वे उंगलियों का सहारा लेकर गिनते हैं। तो हाथ की उंगलियां 1 से 9 तक संख्याओं की देसी सभ्यताओं से विकसित कहा गया है। संख्याओं का गिनना अंकों के ज्ञान के उपरांत वस्तुओं को गिनने, हिसाब किताब रखने तथा वस्तुओं के लेन देन की आवश्यकताएं पड़ी हैं। मानव ने सबसे पहले अपने हाथों की उंगलियों की सहायता से ही गिनना सीखा। हाथ की 10 उंगलियों की सहायता से 10 तक ही गिनता है। पैरों की उंगलियों को भी लेकर 20 तक गिन सकता है। वस्तुओं की संख्या अधिक होने पर एक नई विधि का आविष्कार किया गया 2000 जिसमें 100 तक गिना संभव है। तो इस तरह से आप गिनती कर सकते हैं। स्थानीय अंकों का स्थानीय मान, जैसे संख्या 3470 में 7 के स्थानीय मान निकालिए। तो 7 के स्थानीय मान निकालने के लिए बहुत आसान तरीका आपको दिया गया है कि जैसे 3000 लिखेंगे, दहाएंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो 3000 3 की जगह, फिर 4000, फिर 7 का कहा है कि 7 के स्थानीय मान निकालिए। अब 7 के स्थानीय मान निकालने के लिए इकाई अंक का 7 का स्थानीय मान 7 आ जाएगा और दहाई अंक का निकालेंगे तो 70 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह स्थानीय मान हमें निकालना जाता है। जैसे उदाहरण संख्या 2 में इतने में से अंकों का स्थानीय मान ज्ञात करो दाहिने ओर से। अब ये देखिए, दाहिने ओर से और बाएं ओर से ये चीज़ों पर ध्यान देना है कि दाहिने ओर से ज्ञात करें। पहले 7 का स्थानीय मान 7, दूसरे का 7 का स्थानीय मान 70, चौथे का स्थानीय मान 400, तीसरे का स्थानीय मान 3000। अब जोड़ेंगे तो टोटल संख्याएं उतनी ही आएंगी। तो इस तरह से अब संख्याओं को व्यक्त कीजिए। 437 इसको हिंदी में लिखिए। ठीक है, ये बहुत छोटे क्वेश्चनों का फार्मूला है, छोटे बच्चों को सिखाने की फार्मूला है, आपको ये कल्पना की जा रही है। ठीक है, जैसे 427 3501। तो इस तरह से लिखने की प्रैक्टिस आप अपने स्वयं कीजिए और साथ साथ बच्चों को भी अनुभव कराइए। 115 79,019 5221 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। अब देखें 5000 का, अब छोटे बच्चे 5 का स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए आप पहले इकाई दहाई, सैकड़ा, हजार, 5000 हो गया। 5000 हो गया। अब 5000 में कह रहा कि प्रत्येक अंक का 1 3 2 5। अब इनका स्थानीय मान निकालना है तो सीधा हम करेंगे। 1 का 1 स्थानीय मान होगा, 3 का 30 स्थानीय मान होगा, 2 का 2000 स्थानीय मान होगा, 5 का 5000 स्थानीय मान होगा। ठीक है ना। इसी तरह 2 का स्थानीय मान कितने अंकों तक निकालिए। तीसरा क्वेश्चन है 5 अंकों का सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या निकालिए। ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसे आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम
कोई कमेंट मैसेज कीजिएगा, हम इसको पुनः रिवर्स करा सकते हैं। इकाई नंबर 2। इकाई नंबर 2 यह साबित करती है कि गुणा की संकल्पना और गुणा की संक्रियाएं और भाग की संकल्पना, भाग की संक्रियाएं। अब गुणा की संक्रियाओं के माध्यम से जानते हैं कि गुणा कैसे होता है। देखें, गुणा की संकल्पना कृपया ध्यान दें, कृपया ध्यान दें। अब इसमें 2 + 2 + 2 + 2 यानी जोड़ा जाता है तो ये 10 आएगा। 5 है, 5 बार 2 जोड़ा गया तो 10 आया। अब इनको 5 2 का जोड़ है। अब 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 5 तो ये होगा कितना, 10। इसी को हम गुणा करते हैं। इसी प्रकार 5 को 5 बार जोड़ा गया तो 25 आया। अब 5 का 5 से मल्टीप्लाई कर दिया गया तो 5 × 25 हो गया। किसी संख्या का आपस में बार बार गुणा जोड़ ही गुणा बन जाता है, या जोड़ने का ही क्रिया को पहाड़ों की संख्या में आसानी से बदला जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से छात्र बहुत आसानी से समझ सकते हैं। 4 = 4 × 1 = 4, 4 + 4 4 × 2 = 8, 4 4 8, 4 दूनी 8। ये आसान से सारणी दी गई है, बेहतरीन, जिसको आप आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, 4 का पहाड़ा है ये। किसी संख्या का बार बार जोड़ ही गुणा है। अब बार बार जोड़ने को आसान बनाने का तरीका, ये आपका फार्मूला दिया गया है। अब आता है 62 और 74 को हल करो। 62 और 74 को हल करो, इस प्रकार के हल कर सकते हैं। जैसे में देखें, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी 8, 4 × 6 = 24, माने 4 का 62 से गुणा हो गया। और उसी तरह 7 का 62 से गुणा कर दिया गया। ठीक है, 70 से 62 का गुणा कर दिया। अब ये 70 का 62 का गुणनफल है, ये आपका जो है 2 का 4 से गुणा है। टोटल जोड़ दीजिए, आ गया 4588 जोड़ने पर। तो इसको हल करने के लिए यही है आपकी शैक्षणिक अनुभव, जिसको आपको प्रशिक्षित किया जाता है। इसी तरह 6705 का 675 का 67 का गुणा कीजिए। ठीक है, 3 अंकों का गुणा इसी तरह कीजिए, बड़े से बड़े गुणा कीजिए। हैं, इकाई का गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल को इकाई के स्तंभ से, दहाई का गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल स्तंभ से लिखना शुरू करें। दहाई के गुणनफल पर इकाई के स्थान 0 लिखना शुरू। ये आपके फार्मूले हैं। इस फार्मूले को आप जो आसानी से लिख सकते हैं। भाग की संकल्पना इसी तरह है। जैसे 2 टाफियाँ बांटी गई, जैसे राम और श्याम की माँ ने उन्हें टाफियाँ खरीदने के लिए कुछ पैसे दिया। उन्होंने 10 टाफियाँ खरीदी। टाफियों को बराबर बांटने के लिए दोनों ने एक ढंग ढूंढा। पहली बार दोनों ने एक एक टाफी लिया। ठीक है, इस तरह से बांटना शुरू किए। तो जैसे मैं आपको फिगर के माध्यम से दिया गया, 2 टाफी बांटी गई, 8 टाफी बची। दूसरे को 2 टाफी दी गई तो 6 बची। तीसरे को दिया गया 2 टाफी तो 4 बची। चौथे को दिया गया तो 2 बची। 5वीं को दिया गया तो 0 बची। तो इस तरह से टाफियाँ में, बच्चों में आप यह क्वेश्चन सत्यापित कर सकते हैं। बच्चों को यह सत्यापन देख सकते हैं, दे सकते हैं, जिससे छोटे छोटे बच्चे इस कार्य को अनुभव कर सकें, अपनी प्रेरणा बदल सकें, अपनी सोच बदल सकें और आगे कक्षा में शिक्षण के लिए प्रयुक्त हो सकें। तो ये चीज़ें सारी जो हैं बच्चों में सिखाई जाती है। जैसे 10 × 2 किया तो 5 लिखा जाएगा। अमन, चमन, सुमन को दशहरा का मेला देखने के लिए उनके पिताजी ने 19 रुपये दिए। आपस में बराबर बांटने के लिए जितने रुपये बेचते हैं उसे बहन सुमन को दे दिया। तो प्रत्येक को कितने रुपये मिले। अब देखिए, इस क्वेश्चन में इन्हें भी जाने। शून्य से अतिरिक्त किसी भी संख्या को शून्य से भाग देने पर भागफल सदैव शून्य ही रहता है। जैसे में क्वेश्चन में देखा गया है, किसी भाग में 1 से भाग देने पर भागफल वही रहता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सदैव कोई परिवर्तन इसमें नहीं होता है, इन्हें ध्यान रखें। 14 में 14 से भाग देने पर सदैव ही 1 ही आता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जिसका आप अनुभव कर सकते हैं। अब प्रशिक्षु द्वारा किया गया हल। आप एक शिक्षक हैं,
इन प्रश्नों को ब्लैक बोर्ड पर हल किए, बच्चों को सिखाएं। साथ ही साथ जो है ये छोटे छोटे गुणे, छोटे छोटे भाग बच्चों में प्रशिक्षु द्वारा दिया जाए और बच्चे इस ज्ञान को पूर्ण करें। ठीक है, बीटीसी ट्रेनिंग का अर्थ यही होता है। इसी तरह से सारे क्वेश्चन हैं। अब ये क्वेश्चन मूल्यांकन के लिए दिए गए हैं कि बच्चों को ये क्वेश्चन दें, बच्चे करके लाएं, अभ्यास करें। यदि भाजक 483 भागफल 403 शेष होना है तो भाज्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 403 से इतना में भाग देंगे, जो फल निकलेगा वो भाजक निकलेगा। तो ये क्वेश्चन है, इनको पढ़ेंगे आप ध्यान से तो सारी चीज़ें आपको अनुभव होती हैं। अब आता है इकाई नंबर 3। इकाई नंबर 3 हम अगले चैप्टर में आपको बताएंगे विधिपूर्वक भिन्न, और अगली वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। लाइव क्लास 6 बजे से 10 बजे में जुड़िए, और ईपी टेट, सी टेट तथा पीटीसी, बीएड के सिलेबस समस्त अध्ययन हम लाइव क्लास में आते हैं, पढ़ाते हैं, देते हैं। बच्चे उन्हें ध्यान से सुन सकते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा कमेंट करके आप हमें मोटिवेट करें कि हम अच्छे से अच्छे वीडियो, अच्छे अच्छे सिलेबस आपको प्रोवाइड करा सकें। तो थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।